Question number 7. Let the point A divide the line segment joining the points P -1, -1, 2 and Q 5, 5, 10 internally in the ratio of r raised to 1 where r greater than 0. If O is the origin and vector OQ dot vector OA -1/5 OP cross OA mod का स्क्वायर इक्वल टू 10, देन द वैल्यू ऑफ आर इज। तो यहाँ पे देखें क्या दिया हुआ है कि पॉइंट पी और क्यू दिए गए हैं। देखें यहाँ पे पॉइंट पी और क्यू दिए गए हैं। ये पॉइंट पी है, इसके कोऑर्डिनेट दिए हैं -1 एंड 2, और यहाँ पे दूसरा पॉइंट दिया हुआ है क्यू, ये है 5, 5 और 10, और यहाँ पे ए पॉइंट दिया हुआ है जो इसको r रेज़ टू 1 में डिवाइड करता है। इंटरनली है तो r ग्रेटर देन यहाँ पे 0 है। तो पहले हम r के कोऑर्डिनेट निकाल लें यहाँ से। तो यहाँ पे हम r के कोऑर्डिनेट लगा दें सेक्शन फार्मूला। तो ये जो कोऑर्डिनेट ऑफ a है ये हो जाएगा 5r -1 अपॉन r + 1, 5r -1 अपॉन r + 1, और ये 2 देने ये हो जाएगा 10r + 2 अपॉन r + 1। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि O जो है वो ओरिजिन है, मतलब O के कोऑर्डिनेट आपके 0, 0, 0 हो गए, और OQ डॉट OA -1/5 मॉड ऑफ OP क्रॉस OA स्क्वायर इक्वल 10। तो ये हम पहले निकाल लें OQ डॉट OA। तो OQ ये पोजीशन वेक्टर डायरेक्ट, ये हम P को यदि हम वेक्टर फॉर्म में लिखें तो यहाँ पे OP हो जाएगा -I -J + 2K, और यहाँ पे OQ वेक्टर हो जाएगा ये 5I + 5J + 10K। तो यहाँ पे पहले हम निकाल लेते हैं OQ डॉट OA, ये इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे 5I + 5J + 10K डॉट OA दिया हुआ है, इसको हम वेक्टर फॉर्म में लिखें तो 4r -1 अपॉन r + 1i प्लस 5r -1 अपॉन r + 1j प्लस 10r + 2 अपॉन r + 1k। अब इसका डॉट प्रोडक्ट निकालें तो ये हो जाएगा डायरेक्टली i डॉट i 1 होता है, तो ये हो जाएगा 5 टाइम्स ऑफ 5r -1 अपॉन r + 1 प्लस 5 टाइम्स ऑफ 5r -1 अपॉन r + 1, और प्लस हो जाएगा ये 10 × 10r + 2 अपॉन r + 1। अब यहाँ पे इसको और सॉल्व करें हम, तो यदि इसको सॉल्व करें तो यहाँ से हम कुछ कॉमन ले लें। तो देखो यहाँ पे हमने 10 अपॉन r + 1 कॉमन ले लें, तो ये हो जाएगा 5r -1/2 प्लस 5r -1/2 प्लस 10r + 2, और इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा इक्वल टू ये 10 अपॉन r + 1, और ये ट्वाइस तो 5r + 1, ये हो जाएगा ना 15r, और यहाँ पे हो जाएगा ये +1। तो ये मिल गया आपको OP डॉट OA की वैल्यू मिल गई। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 बोल दें। अब हम निकालते हैं आगे क्या बोल रहा है। अभी ये बोल रहा है OP क्रॉस OA का स्क्वायर निकाल लें, यानी इसका वेक्टर प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा। OP क्रॉस OA, तो यहाँ पे हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा ये IJK का फॉर्म लगाना पड़ेगा। यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो ये I और यहाँ पे J और ये K, सॉरी ये आपका निकला OQ निकला है, ये OQ डॉट OA निकला है। अब OP क्रॉस OA निकालेंगे I J और ये K, तो I में हो जाएगा ये -1 और ये 2, और R के यहाँ लिखेंगे तो ये आ जाएगा 5R
-1 अपॉन आर प्लस 1, 5r -1 अपॉन आर प्लस 1, और यहाँ हो जाएगा 10r प्लस 2 अपॉन ये हो जाएगा r प्लस 1। अब इसको पहले सॉल्व कर लें, फिर इसका मोड निकाल लेंगे। तो यहाँ पे आएगा इक्वल टू, ये हो जाएगा i, और यहाँ पे होगा ये माइनस ऑफ 10r प्लस 2 अपॉन r प्लस 1 माइनस ट्वाइस ऑफ 5r माइनस 1 अपॉन r प्लस 1 माइनस जे होगा। तो यहाँ पे ये वैल्यू आएगी माइनस ऑफ 10r प्लस 2 अपॉन r प्लस 1 माइनस 2 5r माइनस 1 अपॉन r प्लस 1, और फिर क्लिक करेंगे तो k इंटू हो जाएगा ये 0। तो ये पूरा सॉल्व करेंगे तो यहाँ मिल जाएगा OP क्रॉस OA इक्वल टू, सॉल्व करने के बाद ये मिलेगा I माइनस 20r अपॉन r प्लस 1 और माइनस J माइनस 20r अपॉन r प्लस 1। अब यहाँ पे बोल रहा है कि इसका मॉड निकाल लें, तो इसका मॉड निकाल लेते हैं। ओ वेक्टर OP क्रॉस OA का मॉड, तो ये जाएगा रूट ऑफ माइनस 20r अपॉन r प्लस 1 स्क्वायर प्लस माइनस 20r अपॉन r प्लस 1 स्क्वायर, और ये इक्वल टू हो जाएगा ट्वाइस ऑफ 400r स्क्वायर अपॉन r प्लस 1 का स्क्वायर। अब यहाँ पे OP क्रॉस OA मॉड का स्क्वायर कर दें, तो स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी यहाँ पे 800r स्क्वायर अपॉन r प्लस 1 का स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लें। अब देखें क्या पूछा हुआ है ये। अब यहाँ पे इक्वल टू ये रिलेशन दिया हुआ है OQ डॉट OA माइनस 1 अपॉन 5 OP क्रॉस OA स्क्वायर इक्वल 10, तो आर की वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे हम पुट कर दें वैल्यू, क्या इक्वेशन है ये दिया हुआ है OQ वेक्टर OQ डॉट OA वेक्टर माइनस 1 अपॉन 5 वेक्टर OP क्रॉस वेक्टर OA का स्क्वायर इक्वल टू 10। तो यहाँ पे ये वैल्यू हमें क्या मिली है, OQ डॉट OA इक्वेशन नंबर 1 से मिला 10 अपॉन r प्लस 1 अपॉन 5r प्लस 1। तो ये जाएगा 10 अपॉन r प्लस 1 इंटू 15r प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 5, और यहाँ पे ये मिल गई है इंटू 800r स्क्वायर अपॉन r प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 10। अब इसके लिए हम सॉल्व कर लें, तो यहाँ पे एलसीएम ले लें, तो ये बन जाएगा r प्लस 1 का एलसीएम आ जाएगा यहाँ पे r प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 10 15r प्लस 1, और यहाँ पे होगा ये r प्लस 1 माइनस ये कैंसिल होगा, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 160 r स्क्वायर इक्वल टू 10। अब यदि हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 10 और ये 10 यहाँ से कैंसिल होकर के सिंप्लीफाई करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 15r स्क्वायर प्लस 15r प्लस r प्लस 1 माइनस 16r स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर प्लस 2r प्लस 1। इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2r स्क्वायर माइनस 14r इक्वल 0। तो यहाँ हो जाएगा 2r और r माइनस 7 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे r इक्वल टू आएगा 0 और r इक्वल टू आएगा 7, लेकिन पूछ रहा है कि r मस्ट बी ग्रेटर देन 0, तो हम r इक्वल टू क्या लेंगे, 7 लेंगे। तो आंसर क्या होगा, r इक्वल टू 7 होगा। देखें यहाँ पे, तो ये जो है क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर 4 होगा। क्वेश्चन नंबर 8,
इफ़ द एरिया ऑफ द रीजन एक्स वाई -1 लेस इक्वल टू एक्स लेस इक्वल टू 1, 0 लेस इक्वल टू वाई लेस इक्वल टू ए प्लस ई मॉड एक्स माइनस ई माइनस एक्स व्हेन ए ग्रेटर देन 0। यानी यहाँ पे जो कर्व दिया वो इज़ ई स्क्वायर प्लस ए टी प्लस 1 अपॉन ई देन द वैल्यू ऑफ ए निकालना है। यानी हमें इसका एरिया निकालना है, इस फॉर्म में आएगा और फिर इसको इक्वल टू ये दिया हुआ है, एरिया इसका दिया हुआ है और दोनों को सॉल्व करके फिर ये जो ए अननोन दिया ये हमको निकालना है। तो देखें पहले यहाँ पे कर्व क्या दिया हुआ है, ये कर्व दिया हुआ है 0 लेस एन इक्वल टू वाई लेस एन इक्वल टू ए प्लस ई मॉड एक्स माइनस ई माइनस एक्स और यहाँ पे ए जो है ग्रेटर देन 0 है और यहाँ पे x की रेंज दिया हुआ है -1 लेस एन इक्वल टू एक्स लेस एन इक्वल टू 1। तो देखिए पहले यहाँ पे यदि इसको सॉल्व करें तो कर्व हम लेके चलते हैं, जो कर्व है ये कर्व यहाँ पे हम y इक्वलिटी होल्ड कराते हैं। पहले y इक्वल टू ए प्लस ई मॉड एक्स माइनस ई माइनस एक्स ये दिया हुआ है। तो यहाँ जो मॉड एक्स है वो नेगेटिव भी होगा और पॉजिटिव भी होगा। तो यहाँ पे इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा y इक्वल टू, तो देखें पहले यदि x यहाँ पे हम लेते हैं इंटरवल, देखो -1 से 1 दिया हुआ है और यदि यहाँ पे हम क्रिटिकल पॉइंट निकालें मॉड x का तो मॉड x इक्वल 0 मतलब 1.0 आएगा। तो इसको हम 0 में ब्रेक करते हैं, यानी -1 लेस इक्वल टू x लेस देन 0 करें तो ये जो मॉड x का x की वैल्यू ये नेगेटिव हो जाएगी। तो यहाँ पे होगा ये a प्लस ई माइनस एक्स और ये हो जाएगा माइनस ई माइनस एक्स और 0 लेस इक्वल टू एक्स लेस इक्वल टू 1 करेंगे तो ये मॉड हो जाएगी पॉजिटिव, मतलब ये हो जाएगा a प्लस ई माइनस एक्स। अब ये माइनस ना होकर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और फिर माइनस ई माइनस एक्स। तो यहाँ पे इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास जो फॉर्म मिलेगा ये मिल जाएगा y इक्वल टू, यहाँ तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, यानी ये हो जाएगा a जब -1 लेस इक्वल टू एक्स लेस देन 0 हो और a प्लस ई एक्स माइनस ई माइनस एक्स वैन 0 लेस इक्वल टू एक्स लेस इक्वल टू 1। तो हमें इसके बीच का एरिया निकालना है और दिया y जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में दिया हुआ है, यानी 0 ग्रेटर इक्वल टू 0 जो है वो लेस इक्वल टू y है। तो इसका देखें पहले हम ग्राफ बनाते हैं। यदि इसका हम ग्राफ बनाएं, देखो ग्राफ कैसा बनेगा, ये इसका हम ग्राफ बनाते हैं तो ये बन जाएगा, ये हमने एक्सेस बना लिया, ये 0 हो गया। अब यहाँ पे देख रहा है पहले y इक्वल टू ए, तो y इक्वल टू ए जो है ये हम लेते हैं यहाँ पे, ये y इक्वल टू ए आ गया, ये y इक्वल टू ए, यानी ये जो पॉइंट है ये हो जाएगा 0a, 0 और a हो गया। ये कहाँ से कहाँ तक लेते हैं हम, इसको लेते हैं यहाँ से -1 से लेकर के 0 तक, ये हो गया। और फिर होता है y इक्वल टू ए प्लस ई एक्स माइनस ई एक्स, तो ये कर्व बन जाएगा, ये कर्व बन गया, ये हो गया y इक्वल टू ए प्लस, ये कहाँ तक हुआ और ये हुआ 0 से 1 तक, मतलब यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ पे हम ले लें, ये ले लें यहाँ तक m तक और यहाँ पे ये बाउंडेड कर दें। यानी हमें इसका एरिया, ये वाला जो पार्ट दिया हुआ है ये एरिया हमको यहाँ पे निकाल दिया हुआ है, ये जो एरिया आप देख रहे हैं ये यहाँ पे एरिया यहाँ पे दिया हुआ है। अब यदि हम इसको पॉइंट देखें तो मान लो ये पॉइंट यहाँ पे हम A ले लें, ये पॉइंट यहाँ पे B ले लें और यहाँ पे ये पॉइंट मान लो C है, इसको मान लें यहाँ पे एक पॉइंट M है और यहाँ ये M मान लीजिए, इसको मान लें यहाँ पे ये पॉइंट को मान लें N मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं N है ये। तो हमें जो एरिया है ये निकालना है, एरिया ABCMNOA, ये एरिया हमको यहाँ से निकालना है। तो देखें पहले तो डायरेक्ट सिंपल फॉर्म में दिया हुआ है, तो रिक्वायर्ड एरिया हम ले सकते हैं यहाँ पे, रिक्वायर्ड एरिया, ये रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू बोल सकते हैं पहले, ये एक रेक्टेंगल दिख रहा है ये ABCO, ये तो रेक्टेंगल है ये वाला पार्ट, तो इसको ले लेते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCO
और प्लस फिर ये कर्व बन गया, कौन सा कर्व बना ये, प्लस एरिया ऑफ कर्व, ये बन गया CMNOC, ये वाला एरिया बन गया, ये वाला आपके पास। उसके बाद हम इसको ये वाला एरिया, इसमें हम दोनों को ये एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट और एक पार्ट ये हो गया। तो देखिए ये जो एरिया है रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल का तो एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो इसकी जो लेंथ है, ये लेंथ तो यहाँ पे हो जाएगी ये लेंथ हो जाएगी 1, और इसकी हाइट A है तो ये लेंथ हो जाएगी A। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, एरिया A इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ हो जाएगा 1 इंटू A प्लस, और ये हम ले लें इंटीग्रल फॉर्म में, तो इंटीग्रल फॉर्म में ले लेते हैं 0 से 1 और प्लस कर्व क्या दिया, y इक्वल टू ये दिया हुआ है A प्लस कर्व क्या है, ये वाला कर्व है, y इक्वल टू A प्लस EX प्लस E माइनस एक्स इंटू DX। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा A प्लस, इसको डायरेक्ट इंटीग्रेट करें तो यहाँ पे हो जाएगा ये A, तो ये हो जाएगा A का इंटीग्रेशन हो जाएगा AX प्लस EX का EX, और E माइनस एक्स का हो जाएगा माइनस माइनस हो जाएगा प्लस E माइनस एक्स, और यहाँ पे लग जाएगी लिमिट 0 to 1। तो जब ये 0 to 1 लिमिट लगाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा ये, यदि हम A में लगाएंगे तो 1 माइनस 0 1 आएगा, मतलब डायरेक्ट यहाँ पे लिख दें 2A, और प्लस ये हो गया EX प्लस E माइनस एक्स, लिमिट लगेगा 0 to 1। यहाँ लिमिट लगा दें तो ये इक्वल टू हो गया 2A प्लस लिमिट लगाएंगे 1 तो आएगा E प्लस 1/E, और फिर लगाएंगे यहाँ पे माइनस E0 1, और ये E0 का दोनों में करेंगे तो 1 आएगा, ये आ गया। तो ये हो गया इक्वल टू 2A प्लस E प्लस 1/E और माइनस 2। तो ये एरिया कितना इक्वल टू दिया हुआ है, देखें यहाँ पे ये एरिया इक्वल टू दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये दिया हुआ है E स्क्वायर प्लस 8E प्लस 1/E, ये इक्वल दिया हुआ है E स्क्वायर प्लस 8E प्लस 1/E। अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर लें। अब देखिए यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, इस कैल्शियम लेंगे तो E आएगा, और यहाँ हो जाएगा 2AE प्लस E स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2E इक्वल टू E स्क्वायर प्लस 8E प्लस 1/E। तो यहाँ से E और E दोनों कैंसिल हो गए। अब यहाँ पे आ जाएगा 2AE प्लस E स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2E इक्वल टू E स्क्वायर प्लस 8E प्लस 1। तो देखें यहाँ से हमारे पास E स्क्वायर कैंसिल हो गया, 1 और 1 भी कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे आएगा 2AE माइनस जाएगा 10E इक्वल टू 0। तो E कॉमन ले लें तो जाएगा 2A माइनस 10 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आएगा 2A इक्वल टू 10, तो A इक्वल टू कितना आ गया, 5 आ गया, और A का 0 है तो A इक्वल टू 5 आंसर आएगा भाई इसका। देखें क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर 5 मतलब 4 होगा। क्वेश्चन नंबर 9, देखिए 9th क्वेश्चन क्या है, ए स्फेरिकल चॉकलेट बॉल हैज़ द लेयर ऑफ आइसक्रीम ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस अराउंड इट। When a thickness of the ice cream layer is 1 centimeter, the ice cream melts at the rate of 81 centimeter cube per minute, and the thickness of the ice cream layer decrease at the rate of 1/45 centimeter per minute. The surface area of the chocolate ball without the ice cream layer is, यानी यहाँ पे एक स्फेरिकल चॉकलेट दिया हुआ है, उसके आउटसाइड जो है हैज़ द लेयर ऑफ आइसक्रीम ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस। देखें यहाँ पे एक आपके पास ये दिया हुआ है, ये बोल रहा है स्फेरिकल चॉकलेट। देखें भाई स्फेरिकल चॉकलेट है ये, इस स्फेरिकल चॉकलेट के आसपास एक लेयर है आइसक्रीम की यूनिफॉर्म थिकनेस, जिसकी जो थिकनेस है वो क्या है, 1 सेंटीमीटर है। देखें यहाँ पे
यानी ये लेयर हो गई, ये आउटसाइड जो है ये लेयर है किसकी, आइसक्रीम की, चॉकलेट की आइसक्रीम आउटसाइड जो है ये जो है ये थिकनेस दिया हुआ है, इसकी थिकनेस है 1। चलो थिकनेस इसकी कितनी है, ये थिकनेस कितनी दिया है, ये 1 दिया हुआ है। तो मान लेते हैं भाई कि इसका जो रेडियस है ये हम ये पूरा टोटल रेडियस हम मान लेते हैं ये रेडियस r है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, पहले देखते हैं। आइसक्रीम मेल्ट्स का नाम है डिक्रीज़ कर रही है। जब मेल्ट करेगी इसका मतलब क्या कर रही है, वो डिक्रीज़ कर रही है। तो ये हो जाएगा इसका dV/dt, डिक्रीज़ का मतलब वॉल्यूम उसका कम होगा, डिक्रीज़ करेगी आइसक्रीम मेल्ट करेगी मतलब उसका जो वॉल्यूम है वो कम होगा। तो dV/dt इक्वल दिया हुआ है ये 81 सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट। और क्या दिया हुआ है, एंड द थिकनेस ऑफ द आइसक्रीम लेयर डिक्रीज एट द रेट ऑफ 1/4 सेंटीमीटर पर मिनट। मतलब इसका दिया थिकनेस ऑफ आइसक्रीम, ये भी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। जब थिकनेस डिक्रीज होगी इसका मतलब उसका जो रेडियस है, तो डी आर जो हमने लिया हुआ है ये जो रेडियस है ये कम होगा। तो dr/dt रेट ऑफ चेंज इन रेडियस, तो ये दिया हुआ 1/4 सेंटीमीटर पर मिनट दिया हुआ है। तो अब देखें भाई टोटल वॉल्यूम ऑफ स्फीयर देखते हैं पहले, टोटल वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो इससे हम आर निकालने की कोशिश करते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, ये होता है V इक्वल टू 4/πr क्यूब। तो यहाँ पे सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, ये रिस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएट करते हैं, dV/dt इक्वल टू 4/3π 3r² और dr/dt। तो यहाँ पे हम dV/dt और ये वैल्यू इसको सॉल्व करें 3 कैंसिल हो गए। तो dV/dt इक्वल टू हो गया ये 4πr² dr/dt। यहाँ पे इन दोनों वैल्यू पुट कर दें। तो dV/dt दिया हुआ है 81 इक्वल टू 4πr², ये दिया 1/4π। तो देखिए यहाँ पे r² इक्वल टू हुआ 81, यानी r इक्वल टू हो गया 9। तो r कितना मिल गया, ये 9 मिल गया। अब लास्ट में क्या बोल रहा है, लास्ट में बोल रहा है द सरफेस एरिया ऑफ द चॉकलेट बॉल, यानी सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर विदाउट आइसक्रीम। तो देखिए ये टोटल जो रेडियस है, ये टोटल तो हमारे पास टोटल विथ आइसक्रीम के आउटसाइड जो ये चॉकलेट के आसपास जो आइसक्रीम लगी हुई है, टोटल इसका रेडियस r है। तो इनसाइड जो सिर्फ चॉकलेट बचेगी ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा r-1। तो यहाँ पे r कितना निकला है 9, तो इसमें r इक्वल कितना हो जाएगा, ये r इक्वल टू 8 हो जाएगा। तो देखें यहाँ पे ये चीज़ निकालते हैं कि सरफेस एरिया ऑफ चॉकलेट इसका मतलब स्फीयर इनसाइड, तो ये इक्वल टू हो जाएगा 4π और ये हो जाएगा r-1 का स्क्वायर इंटू h हाइट उसकी विथ तो 1 है, तो ये जाएगा 4π इंटू 8 और ये हो जाएगा 1, यानी तो ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा 256 r। टोटल आंसर कितना आएगा इसका आंसर आएगा 256 r आएगा भाई, ये मतलब 4, यानी 9 का आंसर 4 होगा। सॉरी यहाँ पे देखें ये जो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर होगा ये 4πr² होता है, इसमें ऐसा काम तो है ही नहीं क्योंकि वो तो हमने डिक्रीज कर दिया है, तो इसका मतलब ही नहीं है 1 का। तो ये हो जाएगा ये सरफेस एरिया ऑफ चॉकलेट यानी स्फीयर होता है 4πr², लेकिन r यहाँ पे आपको सिर्फ चाहिए चॉकलेट तो इनसाइड वाली है, तो ये हो जाएगा r-1 यानी 8, 4π इंटू 8², तो ये जाएगा 256 r। क्वेश्चन नंबर 10, ए बोर्ड हैज़ 16 स्क्वेयर्स एज शोन इन द फिगर। ये टोटल 16 स्क्वेयर दिए गए हैं। आउट ऑफ दीज 16 स्क्वेयर्स 2 स्क्वेयर्स आर चूजन एट रैंडम
द प्रोबेबिलिटी दैट दे हैव नो साइड इन कॉमन, यानी टोटल जो यहाँ पे दिए गए हैं, टोटल ये आपके पास 16 स्क्वायर हैं, इन 16 हमको 2 चूज़ करना है। तो देखें टोटल नंबर ऑफ वेज फॉर selecting any 2 स्क्वायर, टोटल कितने हैं, टोटल 16 है, तो ये हो जाएगा इक्वल टू 16 कॉम्बिनेशन 2। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 120, यानी इसका जो सैम्पल स्पेस है ये हो जाएगा 120। टोटल नंबर ऑफ वेज होंगे सेलेक्टिंग 2 स्क्वायर्स होंगे। अब यहाँ पे बोल रहा है कि 2 स्क्वायर्स आर चूजन एट रैंडम, द प्रोबेबिलिटी दैट दे हैव नो साइड इन कॉमन। तो नो साइड इन कॉमन का बेटर है कि हम भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ नो साइड इज कॉमन, तो हम क्या करें, इसको 1 से माइनस करके प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग कॉमन साइड ये हम कर लेते हैं, यानी प्रोबेबिलिटी दैट नो साइड इन कॉमन। तो ये जो है इसको हम इक्वल टू ही कर लेते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी फॉर सेलेक्टिंग कॉमन साइड। इन स्क्वायर सेलेक्टिंग 2 कॉमन साइड्स। तो देखें भाई ये यदि हम इसमें देखें 2 कॉमन साइड्स में, यदि हम यहाँ पे वर्टिकली देखते हैं तो देखिए यदि हम वर्टिकली देखें तो यहाँ पे देखें कितने बन रही हैं, वर्टिकली हम देख रहे हैं। तो यदि हम देखें कि ये साइड कॉमन ले लें, देखो तो ये पार्ट एक ये बन गया और एक ये बन गया। यदि हम ये कॉमन लेंगे तो देखें ये बन गया और ये बन गया, 2 हो गए। यदि ये कॉमन लिए तो एक ये हुआ और एक ये हुआ, यानी टोटल कितने होंगे, 3 होंगे। बिल्कुल सिमिलर यहाँ भी 3 बनेंगे, यहाँ भी 3 बनेंगे और यहाँ भी 3 बनेंगे, यानी टोटल यहाँ पे कितने हो जाएंगे। वर्टिकली हम देखें टोटल केस बन जाएंगे यहाँ पे 12। बिल्कुल सिमिलर यदि हॉरिजेंटली देख लें, हॉरिजेंटली तो यहाँ पे देखिए यदि हम ये कॉमन ले लें तो देखिए एक पार्ट ये हो गया, ये कॉमन लिए। यदि हम ये कॉमन ले लें तो आपके पास ये और ये बन जा रहा है, और यदि हम ये कॉमन ले लें तो ये देखो ये 2 रेक्टेंगल ये बन जा रहे हैं। इसका मतलब यहाँ भी कितने हो गए टोटल, यहाँ भी 3 हो गए, यहाँ भी 3 बन जाएंगे, यहाँ भी 3 बनेंगे, यहाँ भी 3 बनेंगे, यानी टोटल यहाँ भी कितने होंगे, टोटल 12 ये भी हो जाएंगे। सो टोटल वेज फॉर selecting कॉमन साइड स्क्वायर, ये टोटल हो जाएंगे आपके इक्वल टू 12 + 12, यानी ये हो जाएंगे 24। तो टोटल जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी होगी इसकी, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी ये इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस 24/120, यानी आपके हो जाएगा 120 टोटल सैम्पल स्पेस, और ये आपका हो जाएंगे इवेंट NE हो जाएगा। तो NE/NS को 1 से माइनस कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1/5, यानी ये हो जाएगा 4/5। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी आएगी, ये प्रोबेबिलिटी आएगी 4/5 आएगी। देखें भाई क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर 4/5 यानी 1 होगा। ओके, थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 11, let x equal to xy be the solution of differential equation y equal to x minus y dx upon dy sin x upon y when y greater than 0 and x1 equal to pi/2, then cos x2 is equal to। तो हमारे पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है। अब इस इक्वेशन को हम चाहें तो इसको लीनियर इक्वेशन में सॉल्व कर लें या होमोजेनियस फॉर्म में कन्वर्ट कर लें, लेकिन बेटर है
कि इसको हम सॉल्व करें बाई एग्जैक्ट फॉर्म। देखें एग्जैक्ट फॉर्म क्या होता है कि इसको पहले हम ज़रा सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं y dy इक्वल टू x dy माइनस y dx इंटू साइन x अपॉन y। अब देखिए यहाँ पे ये वाला टर्म आ रहा है x dy माइनस y dx। तो डिफरेंशियल इक्वेशन का एग्जैक्ट फॉर्म होता है यदि हमारे पास x dy माइनस y dx अपॉन यदि एक्स स्क्वायर अरेंज कर लें तो डायरेक्ट ये डेरिवेटिव का फॉर्म होता है डेरिवेटिव ऑफ y अपॉन x, या फिर यदि y dx माइनस एक्स डी वाई अपॉन यहाँ पे हम यदि वाई स्क्वायर करें तो ये बन जाएगा डेरिवेटिव ऑफ एक्स अपॉन वाई हो जाएगा। तो जब भी एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स का फॉर्म हो तो उसको हम कोशिश करें डेरिवेटिव फॉर्म लाने के लिए। तो क्या करें, यहाँ पे देखें ये एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स है और यहाँ पे वाई डी वाई है। तो हम यहाँ पे क्या करें, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय वाई स्क्वायर से डिवाइड कर दें तो ये बन जाएगा वाई डी वाई अपॉन वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन वाई स्क्वायर और ये इंटू साइन एक्स अपॉन वाई। तो देखिए फॉर्म बन गया ये। अब ये बन जाएगा आपका एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन वाई स्क्वायर है तो यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा साइन माइनस ऑफ डेरिवेटिव ऑफ एक्स, ये हो डेरिवेटिव ऑफ बन जाएगा ये वाई अपॉन एक्स या एक्स अपॉन वाई का फॉर्म। देखें इसको अरेंज करना पड़ेगा, एक्स अपॉन वाई बनेगा ये वाला फॉर्म, नेगेटिव साइन माइनस कॉमन लेंगे तो ये वाला फॉर्म बन जाएगा। तो यहाँ पे ये बन जा रहा है वाई वाई कैंसिल होगा यहाँ पे, तो ये हो गया 1 अपॉन वाई डी वाई इक्वल टू ये हो गया माइनस ऑफ साइन एक्स अपॉन वाई और डेरिवेटिव हो गया ये एक्स अपॉन वाई। अब हम दोनों तरफ इसको इंटीग्रेट कर दें। अब यदि इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा ये लॉग वाई इक्वल टू, अब देखें यहाँ पे एक्स अपॉन वाई को हम टी मानेंगे तो डेरिवेटिव एक्स अपॉन वाई डी टी बन जाएगा, यानी माइनस साइन टी होगा और इसका हो जाएगा कॉस टी, यानी कॉस एक्स अपॉन वाई प्लस सी। अब हम ये सी निकालें, सी निकालने के लिए डाटा क्या गिवन है, x1 इक्वल पाई बाई 2 है, यानी यहाँ पे हम y इक्वल टू 1 पुट करें तो ये x1 इक्वल टू ये हो जाएगा पाई बाई 2। तो यहाँ पे हो जाएगा log 1 इक्वल टू कॉस ये हो जाएगा पाई बाई 2 प्लस सी, और यहाँ पे कॉस 90 0 log 1 0, इसका मतलब यहाँ पे c इक्वल टू हो जाएगा 0। ये c इक्वल 0 के यहाँ पुट कर दें तो ये बन जाएगा log y इक्वल टू कॉस x अपॉन वाई, ये फंक्शन बन गया। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है यहाँ पे वैल्यू ऑफ कॉस x2 निकालना है। ये कॉस x का मतलब इसको हमें पहले कॉस के फॉर्म बना, कॉस x2 का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे हम y इक्वल टू पुट कर दें। तो यदि हम y इक्वल टू पुट करें तो ये हो जाएगा पुट y इक्वल टू 2, तो log 2 इक्वल टू कॉस x बाई 2। अब ये cos x बाई 2 से हम cos x निकाल सकते हैं भाई, तो cos x बाई 2 के cos x फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा cos x इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1। अब यहाँ पे हम, अब ये cos x का फंक्शन है, मतलब ये क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है कि ये x इक्वल टू एक्स वाई है, यानी अब यहाँ पे ये cos x नहीं है, ये cos x ये 2 हो जाएगा इक्वल टू ट्वाइस ऑफ, और यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा log 2 का स्क्वायर माइनस 1।
यानी ये आपके पास आंसर मिल जाएगा। 2 log 2 का स्क्वायर -1। देखें क्या दिया हुआ है, 2 log 2 का स्क्वायर -1 2 log 2 स्क्वायर -1 मतलब 11 का आंसर 2 होगा। क्वेश्चन नंबर 12, लेट द रेंज ऑफ द फंक्शन f(x) इक्वल टू 6 + 16 cos x इंटू cos π/3 - x इंटू cos π/3 + x इंटू sin 3x इंटू cos 6x x belongs to R, B, alpha and beta. Then the distance of the point alpha beta from the line 3x + 4y + 12 equal to 0 is, यानी हमें पहले इस फंक्शन की निकालना है रेंज। तो देखिए यहाँ पे फंक्शन क्या दिया हुआ है, f(x) इक्वल टू 6 + 16 cos x cos π/3 - x and cos π/3 + x sin 3x sin 6x। तो ये देखिए cos π/3 - x इंटू cos π/3 + x का हमारे पास डायरेक्ट फार्मूला है। क्या फार्मूला है ये कि cos a - b इंटू cos a + b ये इक्वल टू हो जाएगा sin स्क्वायर a माइनस cos स्क्वायर b। तो ये फार्मूला हम डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये यहाँ पे हो जाएगा f(x) इक्वल टू 6 + 16 cos x इंटू साइन स्क्वायर π/3 माइनस cos स्क्वायर x इंटू साइन 3x एंड cos 6x। तो साइन स्क्वायर π/3 की वैल्यू हो जाएगी 6 + 16 cos x, ये हो जाएगा √3/2 का स्क्वायर मतलब हो जाएगा ये 3/4 माइनस cos स्क्वायर x इंटू साइन 3x और cos 6x। अब यहाँ पे हम ब्रैकेट ओपन कर दें तो ये जाएगा 6 प्लस, यहाँ से चाहे तो हम 4 कॉमन ले लें तो ये जाएगा 16/4। तो ये cos x को इनसाइड मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा 3 cos x माइनस 4 cos क्यूब x इंटू साइन 3x इंटू cos 6x। अब देखें यहाँ पे तो ये जो आपके पास दिया हुआ है 3 cos x माइनस 4 cos क्यूब x, ये फार्मूला हो जाएगा cos 3x का। 3 cos x माइनस 4 cos क्यूब x इक्वल टू ये होता है फार्मूला ऑफ cos 3x। ये फार्मूला यहाँ पे अप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा यहाँ पे 6 प्लस ये हो जाएगा 4, ये बन जाएगा cos 3x इंटू साइन 3x इंटू cos 6x। अब यहाँ पे हम जो 4 इसको हम लिख लें 2 ब्रेक करें तो ये बन जाएगा 6 प्लस ट्वाइस ऑफ, यहाँ हम ब्रेक करेंगे इसको 2 में तो 2 cos a साइन b इक्वल टू होता है साइन 2a, मतलब ये जाएगा साइन 6x और cos 6x और ये हो जाएगा 6 प्लस 2 साइन a cos a साइन 2a मतलब साइन 6 हो जाएगा ये cos 12x हो जाएगा। तो यहाँ पे जो f(x) की वैल्यू मिलेगी, यहाँ पे फाइनली जो f(x) मिला ये f(x) मिल जाएगा f(x) इक्वल टू ये मिल गया 6 प्लस cos 6x। अब इसकी रेंज निकालना है तो रेंज मालूम हमें कि cos x की रेंज होती है -1 और 1 के बीच में और cos 12x है तो भी इसकी रेंज वही होगी -1 और 1 के बीच में। अब यहाँ पे हमें सब में 6 ऐड करना है तो यहाँ पे देखें ये 2 साइन साइन भी साइन 2a होगा भाई, यहाँ पे cos नहीं, यहाँ पे क्या होगा साइन हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन 12x। तो cos साइन की दोनों की रेंज सेम होती है तो इसको हम cos लिखें साइन लिखें दोनों की रेंज तो सेम होगी। तो ये हो जाएगा साइन x लाई करेगा -1 से 1 तो साइन 12x भी लाई करेगा -1 to 1। अब यहाँ पे 6 लाने के लिए सब में हम 6 को ऐड कर दें तो यहाँ भी 6 प्लस कर दें, यहाँ भी 6 कर दें, यहाँ भी 6 कर दें तो ये हो जाएगा 5 < 6 प्लस
साइन 12x लेस देन इक्वल टू 7, यानी ये हो गया 5 लेस देन इक्वल टू fx लेस देन इक्वल टू 7। तो जो fx की रेंज है, तो यहाँ पे जो fx की रेंज है, ये fx की रेंज हो जाएगी 5 और 17 के बीच में, 5 और 7 के बीच में, 5 और 7 के बीच में। और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है अल्फ़ा बीटा। इसको क्या बोला है, ये इसको बोला है पॉइंट जो है वो बोला है अल्फ़ा बीटा, यानी ये इक्वल टू इक्वेट किया हुआ है अल्फ़ा और बीटा से। तो यहाँ पे अल्फ़ा इक्वल टू आ गया 5 और बीटा इक्वल टू आ गया 12। तो 5 और 12 आ गया, मतलब जो पॉइंट है, अभी पूछा है डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट, डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट आ गया 5 एंड 12 टू द लाइन, लाइन दिया है 3x प्लस 4y प्लस 12 इक्वल टू 0। तो इसकी लेंथ और परपेंडिकुलर हो जाएगी भाई, कोई भी पॉइंट से लाइन का डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर होता है। तो 3x प्लस 4y प्लस 12 अपॉन रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, किस पॉइंट से बोल रहा है, ये बोल रहा है 5 और 12 से। तो इसको रिप्लेस कर दो, ये जाएगा 3 इंटू 5 प्लस 4 इंटू 7, 12 कहाँ जा रहा है, यहाँ पे 7 है, ये यहाँ पे ये 7 है, तो ये आएगा 7, यहाँ भी आएगा 7, तो ये होगा 4 इंटू 7 प्लस 12 अपॉन 5। तो ये सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 15 प्लस 28 प्लस 12 हो गया 55, 5 इक्वल टू ये हो गया 11। तो इसका आंसर क्या होगा, 11 होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर 11 मतलब 1 होगा। क्वेश्चन नंबर 13, लेट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम A0 व्हेन A greater than 0 to the parabola y equal to 4x is 4. Then the equation of the circle passing through the point A0 and the focus of the parabola and having its center on the axis of the parabola is। तो देखिए यहाँ पे एक पैराबोला दिया हुआ है और उसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दिया हुआ है A0 से। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट A0 ऑफ द पैराबोला y इक्वल टू 4x इज 4। इसका मतलब ये y इक्वल टू 4x है, तो इसका जो फोकस होगा ये हो जाएगा A0 मतलब यहाँ पे A1, तो फोकस कितना हो जाएगा, ये फोकस होगा इसका 1 0 होगा। अब हम क्या करते हैं, इस पैराबोला में कोई भी एक पॉइंट ले लेते हैं। देखिए यहाँ पे फिगर बनाते हैं, पहले हम फिगर समझने की कोशिश करते हैं कि एक पैराबोला दिया हुआ है, दैट इज़ राइट हैंडेड पैराबोला। ये राइट हैंडेड पैराबोला दिया हुआ है। अब इसका जो फोकस है, ये फोकस S, ये दिया है 1 और 0, ये इसके वर्टेक्स होगा 0 0। अब हम क्या करते हैं, इस पैराबोला में एक पॉइंट लेते हैं। तो पैराबोला में हम कोई भी पॉइंट लेते हैं, हम उसके पैरामेट्रिक फॉर्म लेते हैं। तो एनी पॉइंट ऑन पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x में, ये हम लेते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म में। ये पॉइंट P ले लें, ये हो जाएगा 80 स्क्वायर और 280, लेकिन पैराबोला दिया है 4x, यहाँ पे a इक्वल टू 1 है। तो जो पॉइंट हो जाएगा, ये पॉइंट P, ये होगा t स्क्वायर और 2t। तो यहाँ पे मैं टेंडम कोई पॉइंट यहाँ पे लेते हैं P, ये होगा t स्क्वायर और 2t। और दिया हुआ है कि इसका कोई पॉइंट यहाँ पे दिया है, ये पॉइंट मान लें हम R है, ये पॉइंट A और 0, यहीं से इसका जो डिस्टेंस दिया हुआ है, यही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बोला है, ये डिस्टेंस दिया हुआ है यहाँ पे 4 दिया हुआ है। अब जब डिस्टेंस 4 दिया हुआ है तो देखें यहाँ पे देन द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। अब यहाँ पे पहले देखें कि जो पैराबोला का डिस्टेंस 4 दिया हुआ है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ये। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कब होगा, ये जब यहाँ से हम एक नॉर्मल ड्रा करेंगे और ये नॉर्मल इसके परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो ये टेंजेंट हम ड्रा कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये जो पी आर है वो उसका क्या बन जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा, तभी ये परपेंडिकुलर होगा। तो हम यहाँ पे इक्वेशन हम नॉर्मल लिखते हैं पहले। तो यहाँ लिख सकते हैं कि फॉर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस
फॉर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पी आर मस्ट बी नॉर्मल, तभी होगा ये, इसके टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होगा। तो हमें मालूम है कि इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट पी ए टी स्क्वेयर और 280, ये फार्मूला आपको मालूम होना चाहिए। ये होता है y प्लस टी एक्स इक्वल टू 280 प्लस एटी क्यूब। लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो पैराबोला है y इक्वल टू 4x है, तो यहाँ पे a इक्वल टू 1 है। तो ये जो पैराबोला होगा ये हो जाएगा पैराबोला का जो नॉर्मल होगा ये हो जाएगा y प्लस टी एक्स इक्वल टू 2t प्लस टी क्यूब। अभी जो नॉर्मल है ये इक्वेशन ऑफ पी आर हो गया। ये किससे पास हो रहा है? ये पॉइंट आर A0 से पास हो रहा है। तो यहाँ पे हम x इक्वल टू ए और y इक्वल टू 0 पुट कर दें, तो ये हो जाएगा 0 प्लस AT इक्वल टू 2t प्लस टी क्यूब। तो यहाँ से a इक्वल टू मिल जाएगा 2 प्लस टी स्क्वेयर। इसका मतलब जो हमारे पास जो r के कोऑर्डिनेट्स होंगे, ये r के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे आप 2 प्लस टी स्क्वेयर और ये 0, यानी जो r है ये मिल गया आप, ये क्या हो जाएगा 2 प्लस टी स्क्वेयर और ये 0 हो जाएगा। अब देखें हमारे पास पी आर का डिस्टेंस 4 दिया, इसको भी हम लेके चलते हैं। अब तो डिस्टेंस ऑफ पी आर, नाउ डिस्टेंस ऑफ पी आर दैट इज इक्वल टू 4। लगा दे डिस्टेंस फार्मूला, क्योंकि हमारे पास पी कोऑर्डिनेट मालूम है टी स्क्वायर और 2t, और आर मालूम हो गया 2 प्लस टी स्क्वायर 0। तो यहाँ पे हम लगाते हैं डिस्टेंस फार्मूला, ये हो जाएगा रूट ऑफ 2 प्लस टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 0 माइनस 2t का स्क्वायर, ये इक्वल हो जाएगा 4। यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे हो जाएगा, ये दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देंगे तो 4 प्लस 4t स्क्वायर इक्वल टू 4, ये 16 हो जाएगा, क्योंकि इसका स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 16। तो यहाँ पे हो जाएगा ये 4t स्क्वायर इक्वल टू 12, तो t स्क्वायर इक्वल टू मिल जाएगा यहाँ पे 3। अब जब ये 3 मिल जाएगा, इसका मतलब जो पॉइंट r आपके पास यहाँ पे 2 प्लस टी स्क्वायर और 0 है, तो ये पॉइंट मिल जाएगा r, तो 2 प्लस 3 हो जाएगा 5 और 0। तो फाइनली हमारे पास a की वैल्यू मिल गई, a इक्वल टू क्या मिल गया, 5 मिल गया। तो फाइनली जो कोऑर्डिनेट हमारे पास होगा r का, ये कितना होगा, ये दोनों पॉइंट हमें मिल गए। अब ये पॉइंट हो जाएगा 5 और 0। अब देखें अगला पार्ट क्वेश्चन का क्या बोल रहा है। अब ये बोल रहा है कि हमारे पास a मिल गया, मतलब ये मिल गया 5 0 और फोकस मिल गया यहाँ पे 1 0। ये क्या मिला, ये 5 0 मिला और ये मिला 1 0। अब बोल रहा है इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग टू द पॉइंट 5 0 एंड 1 0 ऑफ द पैराबोला एंड हैविंग इट्स सेंटर ऑन एक्सिस ऑफ पैराबोला। तो इसका जो पैराबोला y इक्वल टू 4x का जो एक्सिस होगा वो ऑन x एक्सिस होगा, तो y इक्वल 0 होगा। तो जो सर्कल बनेगा वो सर्कल कौन सा बन जाएगा, ये सर्कल बोल रहा है जो p और s r से पास होगा, मतलब हमें इसका इक्वेशन निकालना है, ये इक्वेशन निकालना है। तो देखें यहाँ पे, क्योंकि इसका एक्सिस यहाँ पे कहीं हो जाएगा, तो ये तभी होगा। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल विच इज़ पासिंग टू द पॉइंट S1 0 एंड 5 0 इज़ पॉसिबल ओनली व्हेन दोनों पॉइंट जो 1 0 5 0 है, दोनों क्या होने चाहिए, सर्कल के एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर होने चाहिए, तभी पॉसिबल है। तो इसको हम लिखते हैं, देखें तो यहाँ पे मतलब क्या हुआ कि जो इक्वेशन ऑफ सर्कल है, इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग फोकस मतलब S1 0 एंड R that is 5 0 and center on axis of parabola, यानी कहाँ पे एक्सिस होगा, ये y इक्वल 0 मतलब x एक्सिस में होगा, और that was possible only when it must be 1 0 and 5 0
will be the end points of डायमीटर, तभी ये इक्वेशन बनेगा। तो एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर का फॉर्मूला होता है x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 और y माइनस y2 इक्वल 0, वेयर x1 y1 और x2 y2 आर दी एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, इसका इक्वेशन बन जाएगा x माइनस 1 x माइनस 5 प्लस y माइनस 0 और y माइनस 0 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 0। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 इक्वल टू 0। ये आंसर हो जाएगा। और देखो ये आंसर जो दिया हुआ है, ये आंसर दिया हुआ है फर्स्ट में, 13 का आंसर 1 होगा। क्वेश्चन 14, लेट x इक्वल टू r क्रॉस r डिफाइंड ऑन रिलेशन r ऑन x as a1 b1 r a2 b2 विच इम्प्लाइज b1 इक्वल टू b2। डिफाइन किया हुआ है a1 b1 क्रॉस r a2 b2 विच इम्प्लाइज b1 इक्वल टू b2। अब ये जो रिलेशन दिया हुआ है इसमें स्टेटमेंट 1 बोल रहा है कि r इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, और स्टेटमेंट 2 बोल रहा है फॉर सम वैल्यू ए बी बिलोंग्स टू एक्स द सेट एस इक्वल टू एक्स वाई बिलोंग्स टू एक्स, एक्स वाई आर ए बी रिप्रेजेंट ए लाइन पैरेलल टू वाई इक्वल टू एक्स। इन द राइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बाय बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर फॉल्स। स्टेटमेंट 1 is true, statement 2 is false, statement 1 and statement 2 both are true, and statement 1 is false but statement 2 is true। तो हमको चेक करना है कि रिलेशन जो है ये डिफाइन किया हुआ है x इक्वल टू आर क्रॉस आर में, और रिलेशन क्या है, रिलेशन दिया हुआ है a1 b1 एक ऑर्डर्ड पेयर है, r a2 b2 विच एम्प्लाइज b1 इक्वल b2। तो पहले हम चेक करते हैं स्टेटमेंट 1। तो फॉर स्टेटमेंट 1 क्या वो स्टेटमेंट 1 में बोल रहा है कि क्या होना चाहिए, ये R इज इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इक्विवेलेंस के लिए हमको बताना पड़ेगा वो रिफ्लेक्सिव है। तो इक्विवेलेंस के लिए हमको बताना पड़ेगा पहले रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, सिमेट्रिकल होना चाहिए और ट्रांजिटिव होना चाहिए। तो वो तीनों रिलेशन होगा तभी हम बोलेंगे कि वो इक्विवेलेंस है। देखें तो पहला हम देखते हैं रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन जो होता है वो अपने आप में रिलेशन होता है, यानी इसमें एक ही ऑर्डर पेयर से काम चलेगा। तो देखें इसमें हम लेके चलते हैं कि भाई यहाँ पे बोल रहा है a1 b1 r, और यहाँ पे हम a1 b1 ही ले लें क्योंकि एक ही ऑर्डर पेयर इसमें होता है। तो यहाँ पे विच एम्प्लाइज क्या डिफाइन कर रहा है ये कि यदि a1 b1 r a2 b2 है तो जो b1 है ये b2 के इक्वल हो जा रहा है। तो यहाँ देखें यदि हम एक ऑर्डर पेयर a1 b1 और दूसरा ऑर्डर पेयर a1 b1 ही लें क्योंकि रिफ्लेक्सिव की बात हो रही है, तो यहाँ पे b1 इक्वल टू b2 हो रहा है। तो इस एम्प्लाइज से डिफाइन से यहाँ पे b1 इक्वल टू b2 हो जाएगा, और b1 इक्वल टू b2 हो रहा है मतलब ये तो ट्रू है। ये क्या है, ट्रू है, सॉरी b1 इक्वल टू b1 ही हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे 2 के प्लेस में क्या है 1 है। तो b1 इक्वल टू b1 तो हमेशा ट्रू होता है, ये इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव तो होगा। दूसरा हम चेक करते हैं सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल के लिए हमको रिवर्स फॉर्म में उसको दिखाना पड़ेगा कि यदि ए बी बिलोंग्स टू आर है तो बी ए बिलोंग्स टू बी आर होगा, है ना। तो उसके लिए क्या करें, पहले हम देखें कि हम एक रिलेशन लेके, पहले क्या दिया हुआ रिलेशन देख रहे हैं, इसी रिलेशन को लेके चलें कि a1 b1 r a2 b2। तो बीच एम्प्लाइज क्या होगा, बीच एम्प्लाइज यहाँ पे b1 इक्वल टू हो जाएगा b2। अब यदि हम इसको रिवर्स फॉर्म में ले लें कि भाई a2 b2 r, यदि ये a1 b1 हो गया तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पे b2 इक्वल टू b1 हो जाएगा। तो भाई b1 इक्वल टू b2 हो, b2 इक्वल टू b1 हो, मतलब सही है। चाहे b1 इक्वल टू b2 हो, चाहे कॉमोटेटिव लॉ को फॉलो कर रहा है ये, तो ये हम बोल सकते हैं ये भी क्या होगा, ट्रू होगा, यानी ये सिमेट्रिकल भी हो गया। फिर हम चेक करेंगे ट्रांजिटिव।
अब ट्रांजिटिव के लिए हमको 3 ऑर्डर पेयर लेने पड़ेंगे, तो हम पहले लेके चलते हैं जो डिफाइन किया हुआ है। ट्रांजिटिव में क्या होगा कि हमें ए से बी में, बी से सी में, तो हमको ए टू सी से कनेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम पहले कनेक्ट करते हैं कि देखें A1 B1 रिलेटेड विथ A2 B2, तो विच एम्प्लाइज क्या दिया है ये B1 इक्वल टू B2 होगा। अब हम A2 B2 को रिलेट करते हैं एक नए ऑर्डर पेयर से A3 B3 से, तो इसमें डिफाइन क्या हो जाएगा फिर ये हो जाएगा यहाँ पे B2 इक्वल टू B3। अब यहाँ से हम देखें यदि B1 इक्वल टू B2 और B2 इक्वल टू B3 है, मतलब यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि B1 इक्वल टू क्या होगा, ये B3 होगा, ये वाला रिलेशन होगा यहाँ पे। अब यहाँ पे जो हम ट्रांजिटिव कर रहे हैं कि भाई A1 B1 A2 B2 के साथ है, A2 B2 A3 B3 के साथ है, तो डायरेक्ट हम रिलेट कर दें A1, तो हम रिलेट कर दें यहाँ पे A1 B1 और A3 B3 के साथ, तो इसका डिफाइन क्या हो जाएगा, ये डिफाइन हो जाएगा B1 इक्वल टू B3, जो बिल्कुल सही है, वही चीज़ यहाँ भी आ रही है। इसका मतलब ये भी क्या हो गया, ये भी आपका ट्रू हो गया। जब ये ट्रू हो गया तो गिवन जो रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिकल भी है और ट्रांजिटिव भी है। तो हम बोल सकते हैं सो दिस रिलेशन इट इज़ इक्विवेलेंस रिलेशन। इसका मतलब क्या हुआ कि जो स्टेटमेंट 1 है, स्टेटमेंट 1 ये क्या हुआ, ये ट्रू हो गया। अब देखिए स्टेटमेंट 2 क्या बोल रहा है। स्टेटमेंट 2 क्या बोल रहा है, स्टेटमेंट 2 बोल रहा है फॉर सम ए बी बिलोंग्स टू एक्स, फॉर सेट एस इक्वल टू एक्स वाई बिलोंग्स टू एक्स, एक्स वाई आर ए बी रिप्रेजेंट दी लाइन पैरेलल टू वाई इक्वल टू एक्स। अब यहाँ पे रिलेशन यहाँ पे दिया एक्स वाई आर ए बी जो रिप्रेजेंट कर रहा है लाइन पैरेलल टू वाई इक्वल टू एक्स। अब यहाँ देखें तो यहाँ से हम रिलेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे होगा x इक्वल टू होगा a और y इक्वल टू क्या होगा b। तो y इक्वल टू b तो है, ये क्या है, ये तो खुद ही एक कांस्टेंट है भाई, ये तो लाइन है, ये कांस्टेंट लाइन हो जाएगी आपके पास y इक्वल टू b, यानी ये पैरेलल टू y इक्वल टू x के पैरेलल नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि सिंपल डायरेक्ट दिख रहा है ये कि जो स्टेटमेंट ऑफ 2 है, स्टेटमेंट 2 है, ये क्या है, टोटली फॉल्स है। तो क्या हुआ है भाई, स्टेटमेंट 1 आया है ट्रू और स्टेटमेंट 2 आया है फॉल्स। देखें कौन सा ऑप्शन इसमें है, स्टेटमेंट 1 आया है ट्रू और स्टेटमेंट 2 आया है फॉल्स। तो ये आपके पास दिख रहा है स्टेटमेंट 1 इज़ ट्रू एंड 2 इज़ फॉल्स यानी 2, तो 14 का आंसर 2 होगा। क्वेश्चन नंबर 15, द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द एलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस वाई स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू 1, बोज मिड पॉइंट इज 1 एंड 1/2 इज। तो हमें निकालना है लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ द एलिप्स। तो देखिए इसमें एक कॉन्सेप्ट है कि यदि हमारे पास कोई एलिप्स दिया हुआ है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, और इसका जो मिड पॉइंट है ये मिड पॉइंट मान लो P यहाँ पे दिया है ये x1 एंड y1। तो जो हम डायरेक्ट इक्वेशन ऑफ कॉर्ड, ये कॉर्ड डायरेक्ट इक्वेशन ऑफ कॉर्ड जिसको हम ए बी बोलें, ये हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो इसका जो कॉन्सेप्ट होता है इक्वेशन ऑफ कॉर्ड यानी ए बी का इक्वेशन, ये होता है t इक्वल टू S1। t का मतलब होता है कि इसका इक्वेशन यदि हम x1 y1 से इसको हम टेंजेंट निकालें तो क्या होगा, ये होगा x1 बाई ए स्क्वायर प्लस y1 बाई बी स्क्वायर -1 इक्वल टू x1 का मतलब हो गया कि यदि हम x1 y1 को इस एलिप्स को सेटिस्फाई करा दें, पास करा दें, तो क्या बन जाएगा, ये x1 स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर -1। तो दोनों ये 1 1 कैंसिल हो जाते हैं, तो डायरेक्ट इसका इक्वेशन ऑफ कॉर्ड बन जाता है ये x1 बाई ए स्क्वायर प्लस y1 बाई बी स्क्वायर इक्वल टू
x1 स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और प्लस y1 स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे। यहाँ पे x1 y1 के प्लेस में क्या दिया हुआ है, 0.1 और 1/2 दिया है। तो देखिए ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे जो एलिप्स दिया हुआ है ये एक हॉरिजॉन्टल एलिप्स दिया हुआ है और इसके जो ये कॉर्ड हमको ए बी निकालना है, इसका जो मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट ये दिया हुआ है 0.1 और 1/2। तो हम पहले अब इसका तो हमें कॉर्ड ऑफ ए बी यानी हमें ए बी की लेंथ निकालना है। तो एक तो मेथड ये है कि डायरेक्ट हम पहले इक्वेशन ऑफ ए बी निकाल लें इस कॉन्सेप्ट से, और निकालने के बाद फिर दोनों कर्व और लाइन को सॉल्व करके ए और बी निकालें और फिर डिस्टेंस फार्मूले से हम लेंथ ऑफ ए बी निकाल लें। तो देखें पहले तो हम निकालते हैं इक्वेशन ऑफ कॉर्ड। देखें क्या होता है, क्या फार्मूला है इसका, ये इक्वेशन ऑफ कॉर्ड इन विच मिड पॉइंट 1 and 1/2 इज गिवन। यानी हम यहाँ से निकले क्या निकलेगा, यहाँ से इक्वेशन ऑफ ए बी निकल जाएगा। तो ये हो जाएगा, देखें x1 मतलब x इंटू 1/4 प्लस y इंटू 1/2 इक्वल टू, अब इसको हम पास करा दें तो ये हो जाएगा आपका 1 से पास कराएंगे तो ये हो जाएगा 1/4 और प्लस ये होगा 1/2 का स्क्वायर बाय 2। अब यदि हम इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा x/4 प्लस y/4 इक्वल टू 1/4 प्लस 1/8 और पूरा सॉल्व कर लेंगे तो ये बनेगा इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 3/2। अब देखें यहाँ पे, अब ये x प्लस वाई इक्वल 3/2 आ गया, मतलब ये इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ए बी ये मिल गया x प्लस वाई इक्वल टू 3/2। अब हम ये लाइन मिल गई आपको ए बी की और इक्वेशन ऑफ एलिप्स दिया हुआ है। दोनों के हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं पहले, यानी दोनों कर्व को सॉल्व करते हैं। तो कर्व क्या दिया हुआ है, कर्व दिया हुआ है x² / 4 प्लस y की वैल्यू यहाँ पुट कर दें तो y हो जाएगा ये 3/2 माइनस x² बाई 2 ये इक्वल टू 1। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x² प्लस ट्वाइस ऑफ 3/2 माइनस x² इक्वल टू 4। तो ये बनेगा x² प्लस ट्वाइस ऑफ, ये हो जाएगा 9/4 प्लस x² माइनस 3x इक्वल टू 4। अब इसको ज़रा सॉल्व करें तो ये बन जाएगा x² प्लस 9/2 प्लस 2x² माइनस 6x और माइनस 4 इक्वल टू 0। ये पूरा सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 3x² माइनस 6x प्लस 1/2 इक्वल टू 0। तो यहाँ इक्वेशन बन जाएगा ये 6x² माइनस 12x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो देखिए ये क्वाड्रेटिक बन गया। अब एक तो मेथड ये है कि यहाँ से हम x की करस्पॉन्डिंग वैल्यू निकाल के करस्पॉन्डिंग वैल्यू y निकालें, फिर x1 y1 x2 y2 निकालें, लेकिन वो थोड़ा लेंथी प्रोसीजर होगा। तो हम सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट रूट से करते हैं। तो मान लो भाई इसके दो रूट हैं जो इसको कट करेगा, वो हम मान लेते हैं कि जो पॉइंट है ये पॉइंट x1 और y1 है और यहाँ पे ये पॉइंट x2 और y2 है। तो यहाँ से हम दोनों का सम निकाल सकते हैं, यानी यहाँ पे x1 प्लस x2 इक्वल टू ये हो जाएगा 2 और दोनों का जो प्रोडक्ट x1 x2 है ये हो जाएगा 1/6। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखने, यहाँ पे हम एक चीज़ और समझने की कोशिश करें कि यदि हम लेंथ ऑफ ए बी निकालें तो लेंथ ऑफ ए बी क्या हो जाएगा, यहाँ से देखें डायरेक्ट डिस्टेंस फार्मूला लगा दें यहाँ पे। तो लेंथ ऑफ जो ए बी है ये हो जाएगा रूट ऑफ
x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब एक चीज़ और यहाँ देखें आप कि जो कॉड ए बी दिया हुआ है, कॉड ए बी क्या है देखें, जो कॉड ए बी है इसको दोनों सेटिस्फाई कर रहे हैं, यानी x प्लस वाई इक्वल टू 3/2 को दोनों पॉइंट ए जो है वो x1 y1, जो बी पॉइंट है x2 y2, दोनों इसको सेटिस्फाई करेंगे। तो जब ये दोनों सेटिस्फाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यदि हम माने बी सेटिस्फाई करेगा तो ये हो जाएगा आपका y2 इक्वल टू 3/2 माइनस x2 और y1 इक्वल टू 3/2 माइनस x1। यदि हम दोनों को सेपरेट कर दें, माइनस माइनस और ये प्लस, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा y2 माइनस y1 इक्वल टू, ये बन जाएगा x1 माइनस x2। तो इसका मतलब जो लेंथ ऑफ ए बी है, ये लेंथ ऑफ ए बी कितना है, ये है x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। तो y2 माइनस y1 की वैल्यू यहाँ पे हम पुट कर दें तो ये होगा रूट ऑफ x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस, ये भी इसको ले सकते हैं हम x2 माइनस x1 का स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा रूट ऑफ ट्वाइस ऑफ x2 माइनस x1 स्क्वायर, और ये मिल जाएगा आपको लेंथ ऑफ ए बी इक्वल टू √2 मॉड ऑफ x2 माइनस x1। तो देखें भाई, ये आपके पास एक फार्मूला मिल गया x2 माइनस x1 का मॉड। अब हम x2 माइनस x1 निकाल सकते हैं क्योंकि हमारे पास दोनों का सम और प्रोडक्ट दिया हुआ है। तो यहाँ से x2 माइनस x1 इक्वल टू हो जाएगा रूट ऑफ x1 प्लस x2 का स्क्वायर माइनस 4x1 एंड x2। तो ये जाएगा रूट ऑफ x1 प्लस x2 कितना दिया हुआ है, ये दिया 2, मतलब हो जाएगा 4 माइनस 4 इंटू 1/6। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 24 माइनस 4 में 20, ये आएगा रूट ऑफ 20/6। तो ये मिल गई हमारे पास इक्वल टू लेंथ ऑफ ए बी आ गया। अब देखें क्वेश्चन में पूछा क्या है, क्वेश्चन में पूछा है कि लेंथ ऑफ ए बी ही निकालना है। तो इसको हम और सिंप्लीफाई करें क्योंकि ये आ रहा है √20/6, तो √20/6 को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, लेंथ ऑफ ए बी इक्वल टू √20/6, ये तो इसकी वैल्यू है, तो लेंथ ऑफ ए बी हो जाएगा रूट ऑफ 2 इंटू √20/6। तो यहाँ पे हम इसको ले सकते हैं फिर √2 और √20 ले सकते हैं यहाँ पे 2√5 अपॉन √6 ले सकते हैं √2 इंटू √3। तो यहाँ पे देखें √2 कैंसिल हो गया, यानी यहाँ पे आ गया ये 2√5/√3। अब देखें ज़रा ऑप्शन क्या बोल रहा है, ऑप्शन में तो दिख ही रहा है, तो सच ही दिख रहा है। तो यहाँ पे हम इसका रिलेशन कर दें, यानी यहाँ पे मल्टीप्लाई डिवाइडिंग बाई √3 कर दें, तो यहाँ पे आ गया √3 इंटू √3। तो जो लेंथ ऑफ ए बी है ये मिल गया टोटल 2/3 और ये √15, क्योंकि 3 और 5 दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो ये हो जाएंगे √15। ये होगा आंसर। देखो ज़रा कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है, ये दिया हुआ 2/3 √15। तो इसका जो आंसर, ये आंसर दिया 15 का 1 दिया है।